वेलकम टू बुक बास्केट। दोस्तों, हम दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और हर दिन हमें न जाने कितने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। लेकिन बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि किसी डिसीजन को लेते समय हमारा दिल कहता है कि यह काम हमें करना चाहिए, लेकिन हमारा दिमाग आने वाली संभावित समस्याओं को हमें दिखाता है। वह बताता है कि इस काम को करने में कितना जोखिम या नुकसान हो सकता है। इस तरह के परेशानी में फंसना बिल्कुल आम बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में सोचने और निर्णय लेने के लिए दो सिस्टम काम करते हैं और इन दोनों सिस्टम्स के काम करने का तरीका अलग अलग है। सिस्टम वन बहुत ही फास्ट है और यह इजीली और इमोशंस के साथ डिसीजन लेता है। सिस्टम टू स्लो है और यह हर डिसीजन के लिए ज्यादा लॉजिकल अप्रोच को अपनाता है। हमारे पुराने अनुभव, हमारे इमोशंस, इजीनेस, लॉजिक्स, ये सभी किसी डिसीजन को लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आप इन दोनों सिस्टम्स को जान लेंगे कि यह किस तरह से काम करते हैं, तो आपके लिए डिसीजन को सही तरीके से लेना आसान हो जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज विनर डैनियल कानेमन की बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के बारे में। डैनियल कानेमन का जन्म इजराइल में हुआ तथा वे फ्रांस में पले बढ़े। मनोविज्ञान का अध्ययन करने और स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद कानेमन को इजरायली रक्षा बल में भर्ती किया गया, जहां उन्होंने मुख्य रूप से मनोविज्ञान विभाग में काम किया। बाद में वह मनोविज्ञान में अपनी पीएचडी पूरी करने के लिए अमेरिका चले गए और तब उन्हें मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि क्यों हमारा दिमाग जल्दी से डिसीजन लेने के लिए शॉर्टकट्स को अपनाता है, जिसमें बहुत सी बार हम गलत डिसीजन ले बैठते हैं। आप जानेंगे कि क्यों लोग जोखिम और संभावनाओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते। क्यों हम बहुत सी बार खुद के डिसीजंस पर भरोसा करने की बजाय दूसरों के डिसीजंस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, और किस तरह से हमारी पुरानी यादें और अनुभव हमारे डिसीजन लेने को प्रभावित करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लेने वाले हर डिसीजन की गहराई से जांच करेंगे। आप जल्दी निष्कर्ष निकालने से बचेंगे और इमोशनल होने की बजाय लॉजिकल तरीके से सही डिसीजंस ले पाएंगे। तो फिर बिना देर किए वीडियो शुरू करें, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी बेहतरीन बुक्स आप तक बिना रुके पहुंचती रहे। सबसे पहले जानते हैं कि सोचने और डिसीजन लेने के ये दो सिस्टम आखिर है क्या। सिस्टम वन, जिसको कि फास्ट थिंकिंग बोला गया है, ये बिल्कुल इजी तरीके से ऑटोमेटिक सोचता है। सिस्टम वन हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर आधारित सोचने का एक तरीका है जो कि बहुत फास्ट होता है। ये बिना ज्यादा सोच विचार करें तुरंत डिसीजन लेता है। इसे हम आम तौर पर अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। ये एक तरह की अव्यावहारिक सोच है और इसमें गलतियों के चांसेस हो सकते हैं। सिस्टम टू, जिसे स्लो थिंकिंग बोला गया है, ये लॉजिक्स के जरिए चीजों को एनालिसिस करके और डीपली सोच विचार करके डिसीजन लेता है। सिस्टम टू ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसीजंस लेता है। हमारा दिमाग अपनी एनर्जी को बचाए रखने के लिए सिस्टम वन पर ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि सिस्टम वन में ज्यादा सोच विचार और एनालिसिस नहीं होता, इसलिए मस्तिष्क को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारा सिस्टम टू तभी एक्टिव होता है जब हमें किसी जटिल समस्या को हल करना होता है, क्योंकि ऐसे में दिमाग को ज्यादा सोचना और काम करना पड़ता है, जिससे वह थक जाता है। इसलिए ज्यादातर समय हमारा दिमाग आसान रास्ता अपनाकर सिस्टम वन पर ही निर्भर करता है। हमारा सिस्टम टू आलसी होता है और यह तभी एक्टिव होता है जब किसी समस्या का समाधान सिस्टम वन नहीं खोज पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग सूचनाओं को आपस में जोड़ने में बहुत ही ज्यादा माहिर होता है। जब भी हम कोई नया एक्सपीरियंस अपने दिमाग में लाते हैं, तो यह उन पुराने एक्सपीरियंस को ढूंढता है जो इससे मिलते जुलते हैं और यह इन्हें उनके साथ जोड़ देता है, ताकि इन नए अनुभवों को संजोने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और तो और हमारा माइंड उन्हीं चीजों को प्रायोरिटी देता है जो हमें आसानी से समझ में आ जाती है। अगर हमें कोई भी जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में दी जाती है, तो हमारे उसको सही मानने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दिमाग हर समय आसान चीजों को पसंद करता है। सिस्टम वन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यह फास्ट, इमोशनल और एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड फीलिंग्स पैदा करता है। ये ज्यादा सोच विचार नहीं करता और चैलेंज को ज्यादा स्टडी नहीं करता। यह इंस्टेंट एक्शन लेकर उस स्थिति से बाहर निकलना चाहता है। यह हमारे पुराने एक्सपीरियंस और पैटर्न के आधार पर नए एक्सपीरियंस के लिए पैटर्न का निर्माण करता है। हमारा मूड सिस्टम वन के संचालन को प्रभावित करता है, क्योंकि जिस समय हम अनकंफर्टेबल और दुखी होते हैं, तब हम फास्ट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सिस्टम वन नॉर्मली हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा है
और यह बायस्ड है, क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई चुनौती आती है जहां हमें निर्णय लेना होता है, तो सिस्टम 1 हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस का रेफरेंस लेता है। इसकी यह टेंडेंसी होती है कि जितनी हो उतनी कम मेहनत करके जल्दी से जल्दी समाधान को ढूंढ सके। ऐसे में यह हमारे पुराने एक्सपीरियंस, नेगेटिव बिलीफ्स, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इस तरह की कई और दूसरी चीजों में फंस जाता है। सिस्टम 1 की सबसे बड़ी खामी है कि यह बहुत ही जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, भले ही इसके पास उस डिसीजन को लेने के लिए जरूरी सारी जानकारी हो या ना हो। अब क्योंकि सिस्टम 1 जल्दी निर्णय लेता है, इसलिए ज्यादातर समय इसके द्वारा लिए गए डिसीजन हमारे पुराने अनुभव और यादों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। यही कारण होता है कि लोग अफवाहों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जानकारी के मामले में ओवर कॉन्फिडेंस भी एक तरह की समस्या है, क्योंकि बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि वह दुनिया को पूरी तरह से समझते हैं, जबकि वास्तव में उनकी जानकारी अधूरी होती है और वह उस अधूरी जानकारी के आधार पर ही जल्दी डिसीजंस लेते रहते हैं। हम योजना बनाने के प्रति भी बहुत ही ज्यादा आशावादी होते हैं और हम उस योजना के क्रियान्वयन में आने वाली संभावित समस्याओं को अनदेखा करते रहते हैं। इससे हमारे द्वारा लिए गए निर्णय काफी बार असफल सिद्ध होते हैं। आत्मविश्वास से भरा होना अच्छा है, लेकिन जानकारी को अनदेखा करना अक्सर गलत डिसीजंस को जन्म देता है। सिस्टम 1 के साथ एक समस्या यह भी है कि यह हमारे किसी भी नए दृष्टिकोण को हमारी पहले से मौजूद विचारधाराओं में फिट करने की कोशिश करता है। जब भी हम कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, तो यह उन्हें पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ फिट बिठाने की कोशिश करता है, जबकि वास्तव में इसे नए एक्सपीरियंसेस को नए प्रकार से अपनी मेमोरी में सेव करना चाहिए। किसी भी समस्या के समाधान में हमारा सबसे पहला रिएक्शन सिस्टम 1 का होता है, क्योंकि सिस्टम 1 के सोचने का तरीका आसान और परिचित होता है, इसलिए इसे तोड़ना कठिन होता है। सिस्टम 2 लॉजिक्स और एनालिसिस के आधार पर नए अनुभव को समझने के लिए एक व्यावहारिक और सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाता है। इस तरह की सोच के लिए हमें एक्टिव स्टेप्स की जरूरत पड़ती है, पर कुछ लोगों में सिस्टम 1 इतनी गहराई से अपनी जड़ें जमाए हुए होता है कि उनके लिए सिस्टम 2 को अपनाना कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है। सिस्टम 2 की सोच नए अनुभव के लिए न केवल बेहतर अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है, बल्कि यह बेटर डिसीजन भी लेती है। सिस्टम 2 के सोचने के तरीके का उपयोग करके गलत मान्यताओं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और समझ की कमी पर आधारित पुरानी धारणाओं की जगह पर नए बिलीफ्स और तार्किक विचारधाराएं लाई जा सकती हैं। सिस्टम 2 की विशेषताएं होती हैं कि इसमें दिमाग धीरे और सोच विचार करके डिसीजन लेता है। यह नए अनुभव को बेहतर तरीके से समझता है और बेहतर डिसीजंस लेता है। यह नए एक्सपीरियंस के लिए और नए चैलेंजेस के लिए नए पैटर्न्स बनाता है। यह हमारी पुरानी विचारधाराओं का एनालिसिस करके उन्हें बदलने की काबिलियत रखता है। लेखक पहले सिस्टम को फास्ट थिंकिंग वाला मानते हैं। लेखक के अनुसार सोचने का यह सिस्टम बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि यह ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक और इजीली काम करता है। यानी किसी इंसान के लगभग बिना किसी प्रयास के यह सोच निर्मित होती है और इस पर नियंत्रण की कोई भावना मौजूद नहीं होती। सिस्टम 2 को लेखक स्लो थिंकिंग बोलते हैं। सिस्टम 2 में ऐसी सोच शामिल है जिसमें ज्यादा डिफिकल्ट और मेंटल तौर पर ज्यादा थका देने वाली इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करने के लिए ज्यादा कंसंट्रेशन और एक्टिवनेस की जरूरत होती है। कानेमन बताते हैं कि सिस्टम 2 को पहचानना आसान है। ये एक्टिव है, ये विकल्प चुनता है, इसके पास लॉजिक और विश्वास होता है। अब जब आपने दोनों सिस्टम्स को जान लिया है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि सिस्टम 2 ही ज्यादा बेटर डिसीजंस लेता है। लेकिन लेखक बताते हैं कि असली हीरो सिस्टम 1 है, क्योंकि सिस्टम 1 मिनिमम इंफॉर्मेशन के साथ दिमाग की बहुत ही कम एनर्जी का उपयोग करके कम से कम समय में आपको डिसीजन देता है। इतना तेज डिसीजन लेने के कारण बहुत सी बार सिस्टम 1 कुछ प्रॉब्लम्स में फंस सकता है और ऐसी स्थिति में आपका सिस्टम 2 हेल्प करने के लिए आगे आता है। जब किसी सिचुएशन में सिस्टम 1 आसानी से कोई जवाब नहीं दे पाता, तब सिस्टम 2 काम करता है। कानाइमन बताते हैं कि सिस्टम 2 को सिस्टम 1 द्वारा सोचे जाने वाले विचारों और कार्यों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। जब कोई गलत निर्णय लिया जाता है, तो इसके लिए सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों को दोषी ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि सिस्टम 1 ने गलत अंतर्ज्ञान का सुझाव दिया और सिस्टम 2 ने इसका समर्थन किया। कानाइमन बताते हैं कि सिस्टम 2 असफल हो सकता है और ऐसा होने के 2 कारण हैं। पहला अज्ञानता और दूसरा आलस। हमारा सिस्टम 1 भविष्यवाणियां करने में सक्षम है। सिस्टम 1 कभी कभी भविष्यवाणी करने के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन और सबूत का इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसा सिस्टम 1 की टेंडेंसी के कारण होता है,
जो कि पर्याप्त सबूत के बिना निष्कर्ष पर जल्दी पहुंचता है। सिस्टम 2 पूर्वानुमान लगाने के लिए जुटाई गई सारी जानकारी और सबूत के बीच के संबंधों को बहुत अच्छे से एनालाइज करता है, उसके बाद ही भविष्यवाणी करता है। लेखक बताते हैं कि हम सब लोग जिस भ्रम का सामना कर रहे हैं वह यह है कि हम सब सोचते हैं कि हमें हमारा पास्ट पता है और हम उसके आधार पर हमारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है उसका अनुमान लगा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों बहुत सी बार हम खुद के निर्णय से ज्यादा दूसरे लोगों के निर्णय को प्राथमिकता देते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला यह कि हम वास्तव में अतीत को उतना नहीं समझते हैं जितना हम सोचते हैं। हमें हमारे फ्यूचर को समझने के लिए सही तरीके से पीछे देखने की जरूरत है। जो लोग पीछे मुड़कर देखने में सबसे ज्यादा स्ट्रगल फेस करते हैं, यह वही लोग होते हैं जो दूसरों के डिसीजंस पर काम करते हैं। क्योंकि जब भी कोई निर्णय हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता है, तो खुद को पीछे हटाकर उसके ब्लेम को दूसरों पर डालना बहुत आसान होता है। दूसरा, ज्यादातर लोग जोखिम लेने में आनंद नहीं लेते और जब भी संभव हो वह इससे बचने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर मामलों में जब 2 विकल्प दिए जाते हैं, तो लोग निश्चित जीत वाले विकल्प को चुनना पसंद करते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम परिणाम जानने और जोखिम से बचने की सुरक्षा चाहते हैं। जो कार्य दूरदर्शिता के साथ विवेकपूर्ण लग सकते हैं, वे पीछे मुड़कर देखने पर गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही भरे भी लग सकते हैं। तीसरा यह कि हार को स्वीकार करना कभी भी आसान नहीं होता। कानाइमन का मानना है कि यही कारण है कि युद्ध इतने लंबे समय तक चलते हैं। भले ही हारने वाला पक्ष जानता हो कि उसके पास कोई मौका नहीं है, फिर भी अक्सर हार से बचने के लिए थोड़ी सी उम्मीद के साथ डटे रहते हैं। और चौथा कि पछतावा सिर्फ एक इमोशन नहीं है, बल्कि एक सजा है। जब भी कुछ गलत होता है, तो हम अक्सर खुद को पछतावे के लिए तैयार कर लेते हैं और इसीलिए पछतावे का डर हमारे द्वारा लिए जाने वाले कई फैसलों के पीछे की प्रेरणा भी होती है। और हम ऐसे फैसले लेने से बचते हैं जिनसे पछतावे की संभावना हो, और इस वजह से हम कई अच्छे मौके भी गवा देते हैं। इसीलिए पछतावे की भावना का हमारे निर्णय लेने में महत्वपूर्ण किरदार होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि भविष्य के बारे में धारणाएं बनाने और भविष्यवाणियां करते समय गलतियां होना लाजमी है, लेकिन इन गलतियों से सीखा जा सकता है। पहला सबक कि दुनिया पूरी तरह से अप्रत्याशित है और गलती हमेशा होगी। दूसरा, हम सीख सकते हैं कि सटीकता के पैमाने के रूप में आत्मविश्वास पर भरोसा किया जाना चाहिए। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो बुक समरी को देखने के बाद आप अपने सोचने के तरीके के बारे में बहुत कुछ समझ पाए होंगे। आप यह समझ पाए होंगे कि क्यों कभी-कभी आप डिसीजन बहुत ही फास्ट और इमोशन पर बेस्ड होकर लेते हैं, जबकि कुछ चीजों के लिए आप बहुत ही ज्यादा सोच विचार करने के बाद डिसीजन लेते हैं। दोस्तों, किसी भी तरीके को सही या गलत कहना वाजिब नहीं होगा, क्योंकि यह दोनों ही तरीके आपके दिमाग ने ईजाद किए हैं। इसलिए अगली बार आपको जब भी डिसीजन लेना हो, तब आप इन दोनों तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज के साथ उस सारे डेटा और जानकारी का एनालिसिस कर सकते हैं जो उस डिसीजन को लेने के लिए जरूरी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन बुक समरी के साथ। थैंक यू।